क्या ऐसे कारण हैं कि जो हम फर्टिलाइज़र अपने खेत में डालते हैं, चाहे वो यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एमओपी है, जिंक सल्फेट है या कोई दूसरा फर्टिलाइज़र है, उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता और उस कारण से फिर हम और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। तो अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो फर्टिलाइज़र के उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं फर्टिलाइज़र और हमें ज़्यादा मात्रा डालने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, रिस्पॉन्स हमें कम मात्रा पे नहीं मिल पा रहा है, जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए, वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात को समझेंगे ऐसा क्या कारण है और ये कारण हमारी मिट्टी से संबंधित है। आप इस लेक्चर को पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिट्टी कैसे इस रिस्पॉन्स को कम कर रही है। देखिए, फर्टिलाइज़र डालने का हमारा उद्देश्य क्या है? फर्टिलाइज़र पोषक तत्व देते हैं और ये पोषक तत्व जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र हम जमीन में डालते हैं, तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, तो वो फर्टिलाइज़र पानी में घुलता है, उसके बाद वो आयनों में टूटता है और इन आयनों को ही जड़ें अवशोषित करती हैं। जड़ें हमेशा पोषक तत्व को आयन के रूप में लेती हैं, चाहे धनात्मक आयन हो, जिसे हम कैटायन कहते हैं, या ऋणात्मक आयन हो, जिसे हम एनायन कहते हैं। तो पहले फर्टिलाइजर पानी में घुलेगा, उसके बाद वो आयनों में टूटेगा। जैसे यूरिया पहले पानी में घुलेगी, फिर अमोनियम आयन में और CO2 में टूटेगी, CO2 वातावरण में चली जाएगी और अमोनियम आयन को जड़ें ले लेंगी। इसी तरह से डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, पहले पानी में घुलेगा, फिर वो अमोनियम आयन में टूटेगा और फास्फेट आयन में टूटेगा और ये दोनों आयनों को जड़ें ले लेंगी। इसी तरह से एसएसपी का होता है, इसी तरह से एमओपी का होता है। तो 2 प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पानी में घुलना, जिसे हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं, इसलिए किसी भी फर्टिलाइजर का वाटर सॉल्युबल होना जरूरी है। तो जो फर्टिलाइजर आते हैं बाजार में उपलब्ध है, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो उनको हम फिर अम्लीय मृदा में यूज करते हैं। जैसे रॉक फास्फेट है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। जिप्सम है, ये हल्का है, कम है, वाटर सॉल्युबल है। लेकिन बाकी जो फर्टिलाइजर है, चाहे एनपीके का कोई भी ग्रेड है, एमओपी है, जिंक सल्फेट है, एसएसपी है, डीएपी है, एमओपी है, यूरिया, ये सब वाटर सॉल्युबल है। तो पानी में घुलने में इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि मिट्टी में नमी रहती है जब हम फर्टिलाइजर देते हैं। लेकिन जब ये आयनों में टूटते हैं, तो ये आयन अपना रूप बदल लेते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। फर्टिलाइजर तो सॉल्युबल है, लेकिन जब ये आयन टूटता है, जैसे फास्फेट आयन टूटा, मिट्टी में आया, तो फास्फेट आयन को जड़ें ले लेंगी। लेकिन अगर इसने किसी तत्व से रिएक्शन कर लिया, जैसे कैल्शियम से कर लिया, तो कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, ये पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। या आयरन से कर लिया तो फेरस फास्फेट बन जाएगा, ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा। एल्युमिनियम से रिएक्शन कर लेगा, एल्युमिनियम फास्फेट, ये भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जिंक से फास्फेट रिएक्शन करेगा, जिंक फास्फेट, ये भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो अगर ये इनसॉल्युबल हो गए आयन, तब ये उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अब ये जो इनसॉल्युबिलिटी होती है, ये पीएच से निर्धारित होती है। तो मिट्टी की पीएच बहुत हद तक आयनों के रूप को निर्धारित करती है कि कोई आयन सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। देखिए, फर्टिलाइजर तो घुलेगा, डीएपी घुलेगा, लेकिन उसके बाद जो अमोनियम है या फास्फेट है, वो इनसॉल्युबल तो नहीं हो जाएगा, या सॉल्युबल रहेगा या इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये पीएच पर निर्भर करता है। तो देखिए, अगर पीएच 7.5 से ज्यादा रहती है, 7.5 से ज्यादा, ये सिंबल होता है, वैसे तो लिख देता हूं 7.5 से अधिक है, तो जो फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो इनके फर्टिलाइजर डालने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जिंक सल्फेट हम डाल देंगे तो ये 7.5 से ज्यादा, जिंक उपलब्ध नहीं हो पाएगा। फास्फोरस का कोई भी उर्वरक डाल दीजिए, फास्फोरस उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सल्फर का कोई भी उर्वरक डाल दीजिए, वो कम उपलब्ध होगा। तो ये कारण होता है कि जब पीएच 7.5 से अधिक होती है, तो खास तौर से ये फास्फोरस, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, ये उपलब्ध नहीं हो पाते, इनसॉल्युबल रहते हैं, मिट्टी में ये अपना रूप बदल देते हैं। तो इस कारण से हमको फर्टिलाइजर का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हम और डीएपी डालते हैं, हम और जिंक सल्फेट डालते हैं, या और फेरस सल्फेट डालते हैं। तो ये कारण होता है अगर पीएच 7.5 से ज्यादा है। अगर पीएच 6.5 से कम है, मतलब कि अम्लीय है। 7.5 से ज्यादा है तो क्षारीय हो रही है, और 6.5 से कम है तो मतलब अम्लीय हो रही है। अब अम्लीय मृदा में कुछ तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, कैल्शियम की कम हो जाएगी, मैग्नीशियम की कम हो जाएगी, और पोटेशियम है, इसकी भी कम हो जाएगी उपलब्धता। तो ये उपलब्धता पीएच
क्योंकि इनका रूप बदलना शुरू कर देती है, इस कारण से इनकी उपलब्धता कम होने लगती है। तो जो बेस्ट पीएच है, जिसपे सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, वो 6.5 से 7.5 होती है। तो ये एक हमारी मिट्टी की पीएच है जो फर्टिलाइजर के रिस्पॉन्स को बदल देती है। तो ये आपको समझ में आया होगा पीएच का क्या रोल है। दूसरा जो रोल है वो ऑर्गेनिक मैटर का है कि हमारे खेत में जैविक पदार्थ कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, जैविक कार्बन कितना है, इस पर निर्भर करता है। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि खेत का ऑर्गेनिक कार्बन फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर रहा है, फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स को प्रभावित कर रहा है। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर पानी में घुलता है, आयनों में टूटता है, और आयन के ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं, उनका रूप बदलता है, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल या कई रूप में बदलता है। उन रूपों को बदलने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। खास तौर से नाइट्रोजन में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोवेक्टर है, सल्फर के लिए थायोबैसिलस बैक्टीरिया है, आयरन के लिए भी बैक्टीरिया है। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व हैं नाइट्रोजन के, सल्फर के, आयरन के रूपों को बदलने के लिए। इसी तरह से फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी को भी, पीएसबी, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस होता है, सुडोमोनास होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। अब ये जो सूक्ष्म जीवों का जो भोजन होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन होता है। अगर हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है, मतलब जैविक पदार्थ अच्छे हैं, ह्यूमस अच्छा है, तो ये सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से ये पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे, उनको सॉल्युबल फॉर्म में रखेंगे। नाइट्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा, सल्फर का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा, फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे, जिंक की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे। और जिन खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन कम रहता है वहां इनकी सक्रियता कम रहेगी, इनकी एक्टिविटी कम रहेगी, ये सूक्ष्मजीव कम रहेंगे। जब कम रहेंगे तो न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन कम होगा, मिनरलाइजेशन कम होगा, पोषक तत्वों की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। उस कारण से पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो पोषक तत्वों को सॉल्युबल करना, उनको पानी में घुलनशील बनाना, इन आयनों को घुलनशील बनाने में बैक्टीरिया, फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये दो कारण मैंने आपको बताए। अगर हमारी पीएच ज्यादा है या कम है तो वो आयन इनसॉल्युबल होने लगते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो माइक्रोब्स कम रहेंगे, जब माइक्रोब्स कम रहेंगे तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अधिकांश पोषक तत्वों को इस घुलनशीलता बढ़ाने का काम बैक्टीरिया करते हैं और फंगस करती है, इसलिए इनकी सक्रियता होनी जरूरी है। वो तभी होगी जब तक हमारे खेत के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ेगा। तो हमें दो चीजों पर ध्यान रखना है, एक तो हमारी पीएच न्यूट्रल रहे, 6.5 से 7.5 के बीच में रहे, और हम अपने खेत का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं, जैविक खादों का प्रयोग करें, ताकि हम जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स मिले। अगर ये हम काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन कम होता रहेगा, फर्टिलाइजर ज्यादा डालने पड़ेंगे, उसका रिस्पॉन्स कम होता जाएगा। तो इसलिए हमारे खेती का खर्चा ना बढ़े, हम जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका पूरा हमें रिजल्ट मिले, पूरा रिस्पॉन्स मिले, हमको जैविक खादों का भी प्रयोग करना चाहिए। बिना जैविक खादों के प्रयोग किए हम फर्टिलाइजर से अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। तो जैविक खाद पीएच को भी सुधारती है और ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाती है। तो जब भी संभव हो जैविक खादों का प्रयोग करें, चाहे एफवाईएम करें, कंपोस्ट करें, मुर्गी की खाद करें, केचुए की खाद करें, वर्मी कंपोस्ट करें, और नहीं तो हरी खाद करें, ग्रीन मैन्योरिंग करें। ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जैविक कार्बन बढ़ाने का। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स कम क्यों होता जा रहा है, उसके अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो दो फैक्टर मैंने आपको बताए, मिट्टी की पीएच और उसका ऑर्गेनिक कार्बन। आशा है मेरी बात को समझ के आप मिट्टी का सुधार करेंगे और खेती का जो खर्चा बढ़ रहा है उसको कम करेंगे। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।